हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, जिसका कि नाम है मेथड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत। प्रश्न पत्र प्रथम का आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है चैप्टर फर्स्ट, जिसका कि नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, यानी लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति एवं उसके क्षेत्र। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब जो हमारे जो एग्ज़ाम होंगे वह MCQ बेस पे होंगे। तो फ्रेंड, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है और आगे आने वाले जितने भी पेपर फर्स्ट में जितने भी चैप्टर होंगे उन सभी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs एक एक चैप्टर में जितने भी निकलेंगे उन सभी का मैं वीडियो लेकर आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए फ्रेंड, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं और कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है वह ये है कि प्रशासन मूल रूप से किस भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है संस्कृत। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि जो प्रशासन है फ्रेंड्स वह उपसर्ग पूर्वक सात धातु से बना है, जिसका कि मतलब होता है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आज के समय में शासन का अभिप्राय किससे समझा जाता है। तो फ्रेंड, आज के टाइम में शासन का अभिप्राय हम सरकार से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्रशासन के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रेस शब्द से बना है। हमारा क्वेश्चन फोर्थ है कि 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होने लगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि 16वीं शताब्दी में प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंध यानी मैनेजमेंट के अर्थ में होने लगा था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है फ्रेंड्स कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में प्रशासन शब्द की व्याख्या किस प्रकार की गई। यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में प्रशासन शब्द की जो व्याख्या की गई थी वह कार्यों के प्रबंध या उनको पूर्ण करने की एक क्रिया के रूप में की गई थी। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है कि सामान्य रूप से प्रशासन का प्रयोग कितने अर्थों में किया गया है। तो फ्रेंड्स, जनरली प्रशासन का प्रयोग 4 अर्थों में किया गया है। मैं आपको शॉर्टली एक एक करके बता देती हूँ कि वह कौन कौन से अर्थ हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रथम जो अर्थ है वह है कि प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यवेक्षी माना गया है। यानी प्रथम अर्थ में प्रशासन को मंत्रिमंडल का पर्यवेक्षी माना गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेहरू प्रशासन, राजीव गांधी का प्रशासन, एक्सेट्रा। अब जो हमारा सेकंड जो अर्थ में प्रशासन का प्रयोग किया गया है उसमें कहा है कि जो प्रशासन है वह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। यानी कि प्रशासन को सामाजिक विज्ञान की एक शाखा माना है। अब जो हमारा जो थर्ड जो हमारा है अर्थ, उसमें प्रशासन का प्रयोग उन सभी क्रियाओं के लिए किया गया था जो कि लोक नीति या लोक नीतियों को कार्यान्वित करने या कुछ सेवाएं या लाभ को संगठित करने के लिए की जाती हैं। और जो हमारा थर्ड है उसमें प्रशासन का प्रयोग सामान्य रूप से प्रबंध के सभी कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कि मैनेजमेंट के सभी कार्यों के लिए प्रशासन का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे चारों अर्थ। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका कि लोक प्रशासन के अर्थ से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, लोक प्रशासन जो शब्द है वह लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। इसमें लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित। तो फ्रेंड, जो लोक जो शब्द है वह ये बताता है कि प्रशासन जो है वह लोगों के लिए किया जाना है और जो इसका उद्देश्य है वह जनता के हित के लिए ही प्रशासन करना है। तो फ्रेंड, जो लोक प्रशासन में लोक शब्द का जो विश्लेषण है इसे सरकारी कार्यों तक ही सीमित कर दिया गया है और जितनी भी निजी कंपनियां हैं उन्हें उनके निजी प्रशासन से उसे अलग कर दिया है, क्योंकि जो सरकार की जितनी भी क्रियाएं हैं वह सब लोकहित के लिए संपन्न की जाती हैं। और हम एंड में हम कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि सरकारी कार्यों के प्रशासन को ही हम लोक प्रशासन कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि लोक प्रशासन क्या है। फ्रेंड्स, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वह ये है कि व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे। यानी कि जो हमारा लोक प्रशासन है उसके
चार चार दृष्टिकोण थे। व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स, जो हम पहले जानते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण के जितने भी समर्थक थे वे कौन कौन थे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे जो समर्थक हैं थे उनका नाम है एल डी वाइट, मार्क्स बिलोवी और नीग्रो साइमन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन थे। तो संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक थे साइमन, लूथर, गोलेक। फ्रेंड, मिस्टेक हो गई है, आप गोलेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं, जो हमारा पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण है उसको सबसे पहले उर्विक और हेनरी फ्योल ने अपनाया था, पर लेकिन उन्होंने इस विचारधारा को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत नहीं किया था, इसीलिए उनका नाम बहुत कम आता है। लेकिन जो लूथर गोलिक थे उन्होंने पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने किया, इसलिए उनको पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण का समर्थक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब फ्रेंड्स, हम पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण का हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण जो है, पोस्ट कॉर्प जो नाम है उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड, पोस्ट कॉर्प में जो पी है उससे प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। तो इसका अर्थ है कि किसी कार्य को करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है और एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितनी मतलब कि रीतियों का निर्धारण करना ही एक योजना बनाना होता है। पोस्ट कॉर्प में ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन बनाना। संगठन से मतलब है कि जो प्रशासकीय ढांचे को इस प्रकार हम संगठित करते हैं ताकि जो हमारा प्रशासकीय कार्यों का जो विभाजन है उसे हम उचित ढंग से कर सकें और विभाग में भी समन्वय बना रहे। फ्रेंड्स, जो हमारा पोस्ट कॉर्प में एस जो है उसका मतलब है स्टाफिंग यानी कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना। तो फ्रेंड, जो कर्मचारी जो स्टाफ जो होते हैं उनकी नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण और उनके लिए कार्य की अनुकूल दशाओं का भी निर्माण किया जाता है। फ्रेंड, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना। तो फ्रेंड, निर्देशन के अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जो निर्णायकों द्वारा जो कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं, और ये जो निर्णय होते हैं वे नॉर्मली आदेशों के रूप में एक सन्निहित करके प्रशासकीय कर्मचारियों तक पहुंचाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब है CO यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब है समन्वय करना। यानी कि समन्वय का मतलब है कि जो कार्य जो होते हैं वे उनके विभिन्न भागों में परस्पर उनके बीच संबंध स्थापित करना और उनको समन्वय करना उन विभागों के बीच में, और उनको परस्पर उनको संबंध बनाए रखना, यही एक समन्वय होता है। और जो हमारा जो R है उसका मतलब होता है रिपोर्टिंग यानी कि रपट देना। यानी कि जो इसका मतलब होता है कि जो भी वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं और जो निम्न कर्मचारी होते हैं उनके कार्यों के संबंध में जो भी एक निरीक्षण अधिकारी को सूचित किया जाता है, तो उसी का मतलब होता है रिपोर्टिंग करना या रिपोर्ट कर देना। उसमें हम अब जो पोस्ट कॉर्प है उसमें बी का मतलब होता है बजटिंग यानी बजट तैयार करना। तो इसके अंतर्गत वित्त व्यवस्था का हम संक्षिप्त अध्ययन करते हैं, वित्त व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। विशेष रूप से इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, जो अध्ययन होता है वह सिर्फ बजट तैयार करने से ही होता है। यानी उसमें सिर्फ जो उसका जो विशेष अध्ययन है वह बजट तैयार करना ही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पोस्ट कॉर्प का अच्छे से डिटेल में समझ गए होंगे, तो उसका क्या विचारधारा है और उसके क्या फुल फॉर्म है, और उनके फुल फॉर्म के एक एक वर्ड से किस तरीके से जो पोस्ट कॉर्प है वह किस तरीके से प्रशासन से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा कि क्लास अच्छी लगी है, और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।